क्लास 10th में हिंदी में आज हम पद्य भाग में 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है नागार्जुन। सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित नागार्जुन द्वारा रचित कविता कल और आज से लिया गया है। इस अंश में कवि ने वर्षा के आगमन से पूर्व दिखाई पड़ने वाली ग्रीष्म ऋतु के परिदृश्यों का सजीव चित्रांकन किया है। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें प्रकृति के बारे में कह रहे हैं कि भीषण गर्मी से हताश लोग बाग जो थे वो वर्षा के सूखती हुई धरा को देखते हुए, खेती की सूखती हुई देखकर किसान हताश हो रहे थे और अपने मन की वेदना प्रकट कर रहे थे। हताश खेती यानी हताश किसान गालियाँ दे रहे थे। अभी कल तक का ऐसे समय था यानी वर्षा ऋतु के आने से पहले ग्रीष्म ऋतु में किसानों की हालत ख़राब हो गई थी और वो मौसम को गालियाँ दे रहे थे। गाली देने का मतलब वर्षा ऋतु के आगमन से पहले जो भीषण गर्मी थे उसमें हताश होकर उनको संबोधित कर रहे थे। धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड। गोरे एक घरेलू चिड़िया होती है गोरेलू, उसके जो झुंड थे वो वर्षा से पहले की सूचना देते हैं और धूल में नहा रहे थे यानी धूल के अंदर वो भी सिमटे हुए थे। अभी कल तक पथराई हुई थी और जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी के ऊपर भीषण गर्मी से पत्थर जैसी कठोर हो रही थी और तेज़ गर्मी बढ़ रही थी। धनहर खेतों की माटी अभी कल तक धनहर यानी धान के जो खेतों की जो मिट्टी थी अभी कल तक कैसी दिखाई दे रही थी। इधर उधर उनकी धान से जो खेती थी इधर उधर उनके फुदकने टटर करने की आवाज़ उनकी सुनाई दे रही थी। कैसे कि धरती की कोख में डूब के पड़े थे मेंढक भी डूब के पड़े थे क्योंकि वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। भीषण गर्मी थी और वो उस गर्मी के अंदर बाहर नहीं निकलना चाहते थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। कल तक आसमान कैसा था? उदास था, बदरंग था यानी अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था। वर्षा ऋतु के आने से पहले तो बुरा लग रहा था, लेकिन चारों ओर आज शीतल सजल और तरंग दृश्य दिखाई दे रहा है। तो कवि ने वर्षा से पहले का वर्णन किया है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आती है उसका दृश्य बता रहे हैं कि कल तक जो वीरान आसमान लग रहा था बादलों के आगे, वहाँ पर आज तंबू लग गए हैं यानी बरसात जो का पानी आता है उससे बचने के लिए वहाँ पर तंबू लग गए हैं यानी छाया हो गई, टेंट लगा दिया गया है। और आज चमका रही है पावस सी रानी यानी आज बादलों से बूंदें पड़ रही है और उमंग छा रही है। बूंदा बूंदियों की अपनी पायल की आवाज़ आती है जैसे वर्षा रानी छमछम करती हुई बरसात की बूंदों की पायल बजाती हो। और आज चालू हो गई है झींगरों की सेनाई अविराम यानी सेनाई चल रही है। एक प्रकार का बरसाती कीड़ा होता है झींगर, उसकी जो आवाज़ है उसकी अविराम में लगातार ध्वनि चल रही है यानी उनकी झंकार सुनाई दे रही है, पावन झंकार सुनाई दे रही है। इस प्रकार हमने पढ़ा। अब हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान धूप की। यानी आज कवि कहना चाहते हैं ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद में जो जोर जोर से कूक पड़े हैं यानी बोल पड़े हैं, जोर जोर से कूक पड़े हैं, ध्वनि आ रही है आसमान के छाने की, नाचते थिरकते मोर। और आसमान को देखकर, बादलों को देखकर मोर मस्त होकर नाच रहे हैं। और वापस आ गई है धूप यानी एक घास उग गई है, धूप उग गई है। जुलसी सिराओं के अंदर जो भीषण गर्मी के अंदर जल गई थी और उसके अंदर संचार भी नहीं था, वो आज वापस हरी भरी हो गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर। आज चुपचाप ही ग्रीष्म विदा हो गई है, ग्रीष्म ऋतु विदा हो गई है और लाव लश्कर यानी अपनी सेना के साथ अपने जो ताम झाम थे, अपने शस्त्र थे, उनको सबको समेट कर वर्षा से पराजित होकर ग्रीष्म ऋतु लज्जित होकर संसार से विदा हो गई है। अब हम दूसरी कविता देखते हैं उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। उषा की लाली से अभी भर गए निखर यानी उषा रूपी जो लाली थी, सूर्य के जब उदय होने से दिन में प्रकाश आया तो उषा की जो लाली थी उससे निखर गई यानी वहाँ पर स्वच्छता हो गई। हिमगिरी के कनक शिखर, हिमगिरी हिमालय के जो शिखर थे, सुनहरे रंग की जो चोटियाँ थी वो शिखर निखर गए हैं।
आगे बढ़ा शिशु रवि, और आगे छोटा सा यानी सूर्य जब उदय होता है, जब छोटा सा लगता है वो आगे बढ़ रहा है। और बदली छवि यानी अपना परिदृश्य वो बदल रहा है, प्रकृति का दृश्य ही उसने बदल दिया है। देखता रह गया आप अलग और कभी रोमांचित होकर अपना जो प्रकृति का जो दृश्य है उसको देखकर रोमांचित होकर, आश्चर्यचकित होकर एकटक अपलक यानी एकटक लगातार उसको बिना पलक झपकाए चकित होकर देख रहा है। डर था प्रतिपल यानी हर क्षण डर था। अपरूप यह जादुई आभा, हर पल उसको दृश्य का जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य था कहीं अदृश्य न हो जाए इसका उसको डर था। न जाए न बिखर, न जाए ना बिखर, ऐसे उसको लगता था कि आकाश में जो जो सूर्य ऊपर उठता है तो उषाकालीन रंगों की जो छटा है वो कम होती जाती है। तो कभी चाहता है कि ऐसा अनूठा दृश्य जो है वो शीघ्र लुप्त हो जाएगा उषा की लाली में, यानी उषा रूपी लाली का जो दृश्य है वो थोड़े समय में नष्ट हो जाएगा। भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर, कवि कहता है कि संपूर्ण दृश्य को एक जादू सा उसे लगता है, और जो जो सूर्य ऊपर बढ़ता है तेज बढ़ता है तो उषा की लाली धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, और पर्वतों के जो शिखर सुहावने शिखर थे वो सुहावने लग रहे हैं, उनका रूप निखर उठा है, जैसे सोने से वो शिखर चमकने लगे हैं। फिर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आंसर है, अति लघु उत्तरात्मक 2 हैं, उनका आंसर दे रखा है, उनको देख के हल करें। अति लघु उत्तरात्मक के बाद में हमारे पास एबीसीडी के बाद में एक अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन 3 से लेकर 7 तक है, इसके आंसर भी दे रखे हैं। लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 8, 9 इनके आंसर दे रखे हैं, और निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12वां क्वेश्चन नहीं करना है, 11 क्वेश्चन तक ही आपको गृह कार्य के रूप में करना है। एक बार हम कवि का जीवन परिचय देख लें। साहित्य जगत में बाबा के नाम से प्रख्यात हिंदी और मैथिली के सम्मान्य कवि और लेखक नागार्जुन का जन्म 1911 में गोकुलनाथ मिश्र के यहाँ बिहार के दरभंगा जिले के तरोनी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। आपने वाराणसी और कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण की। 1936 ईस्वी में आप श्रीलंका गए, वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आपके स्वाध्याय से संस्कृत, पाली, मगधी, मराठी और बंगाली आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1998 में आपका देवसान हो गया यानी मृत्यु हो गई। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी, पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और भस्मांकुर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी।